हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेमेस्टर 3 की यूनिट 4 का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और अच्छे से उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और उसका कवरिंग यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर है और उसकी कवरिंग यानी कि बाहर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसमें हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। रेगुलेशन मतलब होता है कंट्रोल करके रखना। अब जीन्स को एक्सप्रेस जो कर रहे हैं हम, वो कैसे कंट्रोल हो रहा है वही हम यहाँ पे जानते हैं। रेगुलेशन किसी चीज़ का रेगुलेशन, यानी अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है जीन का रेगुलेशन। जीन क्या होता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है, उसका रेगुलेशन कौन किया था, इसकी डिस्कवरी तो वाटसन एंड क्रिक ने। इससे बनता है हमारा एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड और उससे बनती है प्रोटीन। यही प्रोटीन की जो लास्ट में जो सिंथेसिस होती है, इसी को प्रोटीन को हमको कैसी प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बननी है या नहीं बननी है, इसी को अलग अलग लेवल पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज अ डीएनए। डीएनए से बन रहा है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए जब क्या हो रहा है, इसमें से इंट्रॉनिक सीक्वेंस निकल जा रहे हैं, ये पोर से बाहर आ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है। इस प्रोसेस में ये कई लेवल पे इसको चेक किया जाता है, इसको कंट्रोल करके हम डिजायर्ड प्रोटीन का निर्माण करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे ये रेगुलेट होता है, पहला रेगुलेशन ये होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ जहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है उसी लेवल पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी जीनोम के सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, जीन्स में चेंजेस ला सकते हैं। देन सेकंड हम कर सकते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चेंज कर सकते हैं, यानी जब चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तब हम कोई चेंज ला दें और कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को इसमें आने ना दें। फिर हम क्या करते हैं, आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी। फिर आरएनए जब बनता है वो न्यूक्लियोपोर से बाहर निकलता है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये बाहर से निकल रहा है, जैसे आरएनए का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस एरिया पे कहाँ हमको टारगेट करके इसको भेजना है। देन जब ये प्रोटीन बनता है तो उस प्रोटीन के लेवल पे हम प्रोटीन इस आरएनए से पर्टिकुलर कौन सी प्रोटीन चाहते हैं वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे जीन का रेगुलेशन 5 जगहों पे होता है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन के रेगुलेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग कैसे हैं। हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है कि प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन मॉडल हमने पढ़ा था, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। यहाँ हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपेरॉन्स नहीं होते हैं। तो पहला डिफरेंस यही है कि ओपेरॉन्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं होते हैं और ओपेरॉन्स प्रोकैरियोटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि लैक ओपेरॉन फॉर लैक्टोज डाइजेशन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम टीआरपी ओपेरॉन के नाम से जानते हैं, जो एक साथ कंबाइंड प्रोटीन्स होकर के फिर क्या करती हैं, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में बनने के बाद वो उसको रिप्रेस कर देती हैं खुद ही। उसके बाद ये होता है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट और यूकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन्स एब्सेंट होते हैं। देन दूसरा है कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोकैरियोट में बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी पाई जाती है। जैसे इन केस हम बात कर रहे हैं कोई भी प्रोकैरियोटिक आरएनए की, तो दिस इज अ डीएनए, suppose this is a segment of DNA which needs to be transcribed। ये DNA है जिसका क्या बनाना है हमको, RNA और फिर प्रोटीन बनेगी। तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, ये जीन्स, ये एक प्रोमोटर होता है, उसके बाद कई जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो RNA बना लेती हैं। इससे एक RNA बनेगा, इससे mRNA बनेगा, इससे RNA, इससे mRNA। बट इन केस ऑफ हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, एक प्रमोटर है, उसके साथ एक जीन लगी होगी, ये प्रमोटर है, उसकी जीन है, फिर एक और प्रमोटर होगा कहीं और जा, मतलब दूसरा डीएनए सेगमेंट में इसका प्रमोटर होगा, उसका डीएनए हो, उसकी एक जीन होगी। यहाँ पे कई जीन एक साथ अरेंज है, एक ही क्या है, एक ही प्रमोटर रीजन है। बट यहाँ यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक जीन के लिए एक क्या होता है, पर्टिकुलर प्रमोटर होता है, हर जीन के लिए हर एक प्रमोटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कई सारे जीन्स में एक ही प्रमोटर प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है ये रेगुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यही हम समझेंगे क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है आगे। तो ये आपको अभी के लिए ये जानना है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्स में होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स।
देन ये क्या होता है, डिफरेंट सेल टाइप्स। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर हम देखते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया वन सेल यूनिसेलुलर होता है ना, एक सेल का बना होता है। एक सेल के बने होने की वजह से क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन भी उसी सेल से हो रहा है, रेस्पिरेशन भी उसी सेल से हो रहा है, सारा काम उस पर्टिकुलर सिंगल सेल से हो रहा है। बट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उनके लिए जैसे हम क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं और हमारे अंदर कई सेल्स हैं। लिवर सेल्स का काम अलग है, प्रोटीन्स का वही प्रोटीन डीएनए जो है वही प्रोटीन किसी और सेल में दूसरा काम करेंगी और वही प्रोटीन किसी और सेल में दूसरा काम करती हैं। जैसे हार्ट का फंक्शन अलग है, लिवर का फंक्शन अलग है, बट जीनोम जो वो 46 क्रोमोसोम है वो सारे सेल में तो वही 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट क्या होता है कि वो कोई पर्टिकुलर डीएनए उसमें काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो जो हर सेल में उस प्रोटीन क्या होती है, अलग अलग सिंथेसाइज होती है और हर प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। तो डिफरेंट तरीके के सेल यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका रेगुलेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे कि कोई लिवर सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेपेटोसाइट सेल है, ये हेपेटोसाइट सेल है और एक हमारी न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती हैं। ये मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ऐसा होता है ना, और इसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, वही डीएनए तो इस हेपेटोसाइट्स के या एपिथेलियल सेल के अंदर भी तो वही डीएनए होगा, क्योंकि 46 क्रोमोसोम जो इसमें है वही तो इसमें भी है, बट इसकी शेप ऐसी है, इसका फंक्शन अलग है, इसकी शेप ऐसी है। ये एपिथेलियल सेल है तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ये न्यूरॉन सेल है तो ये क्या कर रही है, इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही है। तो दोनों का काम अलग क्यों हो गया जब डीएनए वही है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जैसे इतना बड़ा डीएनए है तो इस डीएनए में से ये वाली प्रोटीन जो है इसमें सिंथेसिस हो रही है, बाकी सब क्या है अभी काम नहीं कर रही हैं। और इस वाले डीएनए में क्या हो रहा है कि ये वाली जो प्रोटीन है वो काम सिंथेसिस हो रही है और बाकी सब डीएनए जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं हो रही है। तो इसलिए इस यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का जो हम देखते हैं कि डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हर सेल का फंक्शन और हर सेल का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। हालांकि डीएनए वही है, बट उसमें से कौन सा सेक्शन ट्रांसक्राइब होकर के कौन सा सेक्शन कौन सी प्रोटीन बना रहा है, यही वाला सेगमेंट जो है कि प्रोटीन बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा। यहाँ पे ये वाला बना रहा है इसलिए इसका काम अलग है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलती है किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, या ये अलग अलग सेल में अलग अलग काम करते हैं। देन अनकपल्ड है, सॉरी, ठीक है, आपको यहाँ करेक्ट कर लेना है, दिस इज अनकपल्ड। अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है यूकैरियोट्स में अनकपल्ड होती है और ट्रांसलेशन में ये कपल्ड होती हैं, यानी कि एक साथ होती हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। एक तुरंत क्या होगा, एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से तुरंत क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी। क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो जीनोम यहीं पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो है नहीं कि न्यूक्लियस के बाहर फिर एमआरएनए बनेगा ना, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन होता है, सीधे इससे बनता है एमआरएनए, उससे बन जाती है प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल है उसमें तो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा हमारा, एमआरएनए में क्या होगी, कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, कटिंग होगी, मतलब स्प्लाइसिंग होगी, टेलिंग होगी, फिर ये न्यूक्लियोपोर से न्यूक्लियस से बाहर आएगा। बट इसमें न्यूक्लियस से बाहर आने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस से बाहर आने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर आएगा फिर इसकी प्रोटीन बनेगी ना, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन है, सीधे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो ये कपल्ड है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ हो जाता है तुरंत। यहाँ क्या है, अनकपल्ड है, साथ साथ नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। और उसके बाद भी क्या होती है, कई प्रोसेस बीच में होती है जो हम देखेंगे यहाँ प्रोसेसेस को। अभी आपको डिफरेंस समझाया जा रहा है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। देन क्रोमैटिन स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में क्या होता है, कंडेंस होता है। यूकैरियोट्स में आपने अभी पढ़ोगे कि कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस ये क्या है, दिस इज द, ये ऐसे थ्रेड लाइक होता है क्रोमैटिन, उसको क्या करते हैं, कंडेंस होकर के ये क्या बनाती है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से ये कंडेंस होती हैं, फिर क्या होता है, इसके पेयर आते हैं, देन ये टेट्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। वो सारे प्रोसेसेस इसमें होती हैं यूकैरियोट्स में, जो कि प्रोकैरियोट्स में हमको नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है।
आपको लिखना है आप लिख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम बात करते हैं इसके एक एक प्रोसेस के बारे में, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे रेगुलेशन हो रही है, जीन का एक्सप्रेशन को कहाँ कहाँ हम रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, उसके डीएनए में चेंज ला सकते हैं। ये 5 स्टेप में रेगुलेट होता है। पहला है कि डीएनए में इसके चेंज ला सकते हैं। डीएनए में चेंज लाना मतलब इसके जीनोमिक लेवल पे चेंज लाना। ये डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है, इसमें क्या है, मान लीजिए क्या होता है, 4 सेगमेंट होता है, ग्वानिन, एडिनोसिन और क्या है थ्रियोनिन, यानी ग्वानिन है, एडेनिन है और क्या है थ्रियोनिन है और साइटोसिन है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद GATC है, GATC क्या है, G पे ऐड करेगा, C से, A करेगा, T से, ये A से और ये G से। अब याद रखना है आपको, G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करते हैं और AT डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। अब ये इसमें से कोई भी एक चेंज होगा तो पूरी जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर हमने इसका ये पेयर भी एक A को हटा करके इसके जगह C कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पेयर भी इसका बदल जाएगा और बन जाएगा G, ठीक है। अब इससे जो कोडॉन से जो प्रोटीन बनने वाली है वो दूसरी बनेगी। अगर यहाँ पे क्या होता, इसके जगह पे क्या था, CTA था जो A के कारण बन रहा था बीच में, तो A के कारण बन रहा था, वो क्या था, ये दूसरी प्रोटीन, ये दूसरा अमाइनो एसिड बनाता। तो ये दोनों अमाइनो एसिड एक जीनोम के सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं जीनोमिक लेवल पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तब चेंजेस आ रहे हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे, अभी आगे डील करेंगे। आरएनए प्रोसेसिंग में चेंज, आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। देन ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या चेंज आते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट्स क्या हैं, क्या क्या वहां पे चेंज आते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले जीनोम के बारे में पढ़ते हैं। जीनोम लेवल पे क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मिथाइलेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है। मिथाइलेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है, ये अभी मैं बताऊंगी आपको। पहले ये देखिए कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कोई भी एक जीन गायब हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर एक सेगमेंट था डीएनए का, ठीक है। एक डीएनए का सेगमेंट है GATCA समथिंग लाइक दिस, है ना। उसमें से एक भी अगर डिलीट हो जाता है, एक गायब हो गया, तो अब क्या रह जाएगा, GTC। इससे जो प्रोटीन बनेगी ना, इससे जो पेयर बनेगा, क्या G से क्या पेयर बनाएगा, G से C, T से A और C से क्या पेयर बने करेगा, तो T से G पेयर करेगा। इससे जो प्रोटीन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। बट यहीं पे अगर बीच में A होता, मतलब ये अगर गायब हो जाता है A, तो क्या होगा, आ जाएगा अगर यहाँ प्रेजेंट होता GAT होता तो इससे पेयर बनता क्या, इससे बनता C, T और A। अब ये जो प्रोटीन बनाएगी वो दूसरी बनाएगी, ये CAG जो होगी वो दूसरी अमाइनो एसिड बनाएगी, ये दूसरी अमाइनो एसिड बनाएगी। एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर डिफर कर जाएगा और उसका फंक्शन भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई एक सेगमेंट है वो मान लीजिए वो प्रोटीन क्या कर रही है, अभी दूसरा काम कर रही है, फिर वही प्रोटीन दूसरे से एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरा प्रोटीन का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक डीएनए के सेगमेंट के डिलीट होने से। एम्पलीफाई मतलब या तो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब क्या हो, ए 2 बार रिपीट हो जाए, तो या तो वो बढ़ जाए या तो डिलीट हो जाए। तो ये बहुत रेयर केस है, बहुत कम ही ऐसा होता है और म्यूटेशन देखने को मिलता है जीन के लेवल पे। देन डीएनए का रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत रेयर है। डीएनए रीअरेंज हो जाए, मतलब डीएनए का सेगमेंट जो था वो इधर से चल के उधर चला गया, मतलब डीएनए का जो सेगमेंट था पर्टिकुलर, दिस इज द डीएनए, एक डीएनए का सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं, उसका रीअरेंजमेंट, यानी कि ये एक सेगमेंट था पर्टिकुलर, इस सेगमेंट को हम रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कि ये वाला सेगमेंट जो है उठ के कहाँ चला गया, यहाँ जा कर के अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ जा कर के अरेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डीएनए का रीअरेंजमेंट। और ये इससे अटैच हो जाएगा फिर, ठीक है, और अटैच होकर के क्या बना लेगा, दूसरे तरीके का डीएनए बना लेगा। तो ये भी बहुत रेयर है। इससे भी क्या होगी, जो प्रोटीन होगी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देन डीएनए का मिथाइलेशन, तो डीएनए का मिथाइलेशन देख लेते हैं क्या होता है। डीएनए, दिस इज अ डीएनए, डीएनए का सेगमेंट में क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और उस हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होती है और डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस से। इसके वजह से ये जो पर्पल कलर है वो है डीएनए और अंदर जो ब्लू सर्कल्स हैं वो है हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को एकदम
टाइटली बाउंड करके रखते हैं। यही ट्रांसक्रिप्शन, जब इससे क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये हिस्टोन दूर दूर जाते हैं और खुल जाते हैं। तो जब खुलते हैं तो इससे क्या होता है, इससे बनता है आरएनए। बट अगर हो जाता है डीएनए का मिथाइलेशन, तो डीएनए का जब मिथाइलेशन हो जाता है ना, ये देखिए ये क्या है कि जीन की सेगमेंट है, यहाँ पे मिथाइलेशन हमने कर दिया, यानी कि मिथाइल ग्रुप को हमने जगह जगह पे ऐड कर दिया। मिथाइल ग्रुप ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, व्हाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो मिथाइल को ऐड कर रहे हैं। जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऐड होते हैं ना, ये देखिए यहाँ मिथाइल ऐड हो गया। मिथाइल के ऐड होने से ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स रिजिड हो जाता है। यहाँ मिथाइल, ये देखिए हिस्टोन्स पे जाकर के कौन बाइंड हो गया है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल के ग्रुप के बाइंड होने से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और खुलता ही नहीं है। जब खुलेगा ही नहीं, जब पैक्ड रहेगा डीएनए, तो कहाँ से इससे आरएनए बनेगा, आरएनए ही नहीं बनेगी तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो प्रोटीन के सिंथेसिस को हमने रोक दिया, तो रेगुलेट हुआ ना, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई तो रेगुलेशन हो गया, यानी हमने कंट्रोल कर लिया किसी प्रोटीन को। हमको वो प्रोटीन नहीं चाहिए थी, वो प्रोटीन नहीं चाहिए, तो हमने उस पर्टिकुलर सेगमेंट जो वो प्रोटीन बना रही थी, जो डीएनए ये डीएनए उससे जो प्रोटीन बनने वाली थी वो हमको नहीं चाहिए थी, तो हमने उस डीएनए पे क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, जिसकी वजह से ये डीएनए आरएनए नहीं बना पाया और आरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन नहीं बना। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इससे आरएनए क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये खुला ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड होने की वजह से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया, और ये टाइट होने की वजह से खुला ही नहीं। ये क्या होगा, पेयर्ड था, अब इसको खुलना पड़ेगा ना, एक सेगमेंट जो है यहाँ से खुलेगा जब दो डीएनए, तब तो यहाँ से आरएनए बन करके निकलेगा बाहर। तो ये खुला ही नहीं, जब अनपेयर्ड हुआ ही नहीं, ये डीएनए पेयर जो बनाए थे वो खुला ही नहीं, तो आरएनए ही नहीं बना, आरएनए नहीं बनी तो प्रोटीन नहीं बना। तो ये होता है डीएनए मिथाइलेशन के केस में। बट अगर हमको वो पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए डीएनए का, वो डीएनए का जो प्रोटीन है, पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो क्या है, मान लीजिए हमारी एक दो तरीके की क्रोमैटिन होती हैं, एक होती है हेटेरोक्रोमैटिन, एक होती है यूक्रोमैटिन। ठीक है, तो एक प्रोटीन जो होती है बहुत ही क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होती हैं। उन प्रोटीन से क्या होता है, उन डीएनए से जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्राइब नहीं होता, आरएनए नहीं बनाता है। उस आरएनए की सिंथेसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। जैसे ही इस कैसे खुलेगा, ये डीएनए नहीं खुल रहा था तो एसिटाइलेशन करके, जब हम इस पर एसिटाइलेशन कर देते हैं ना, तो एसिटिल ग्रुप जब ऐड हो जाता है डीएनए पे, तो ये डीएनए खुल जाता है। ये देख रहे हैं, ये सेगमेंट खुल गया। जैसे ये डीएनए का सेगमेंट खुला, इससे बनेगा आरएनए, और आरएनए से बन जाएगी हमारी डिजायर्ड प्रोटीन। तो इस तरीके से हम डीएनए के सिंथेसिस को, प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय एडिंग मिथाइलेशन, बाय डूइंग मिथाइलेशन और बाय डूइंग एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड प्रोटीन बना सकते हैं, और यहाँ मिथाइलेशन करके हम डिजायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक सकते हैं कि हमको ये प्रोटीन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं बनने देंगे मिथाइलेशन करके। देन एक और प्रोसेस क्या होती है, इसके अलावा क्या होता है, क्रोमैटिन का डीकंडेंसेशन या कंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन कहने का मतलब है कि जो डीएनए, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन पहले क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन नाम से जानते हैं, जिसके अंदर होता है आपका डीएनए। कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, अब आपको याद तो आ गया होगा कि आपने पढ़ रखा है। यही जो होती है क्रोमैटिन थ्रेड से कंडेंस होकर के ऐसी बन जाती है। अब ये कंडेंस होकर के ऐसे बनती है, तो क्या है, कह रहा है कि इसका डीकंडेंसेशन करा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि हम इसको क्या करा रहे हैं, डीकंडेंसेशन। ये कंडेंस फॉर्म थी, इससे डीकंडेंसेशन कर दिया। अब डीकंडेंसेशन हो गया तो क्या होगा, इससे प्रोटीन बनेगी, और कंडेंसेशन कंडेंस फॉर्म में है, इससे डीएनए रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो इससे प्रोटीन कैसे बनेगी, आरएनए एमआरएनए नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगी। और क्या कर सकते हैं हम कि मिथाइलेशन कराते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि मिथाइलेशन करा रहे थे, तो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं हम। हिस्टोन जो प्रोटीन है उस पर मॉडिफिकेशन करा सकते, कैसे कराते हैं, या तो मिथाइलेशन करके या एसिटाइलेशन करके। अब ये देखिए, आप हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, हिस्टोन एंड डीएनए जीन का रेगुलेशन होता है। हिस्टोन वो प्रोटीन है जो डीएनए को रैप करके कंडेंस करके रखती है। डीएनए जो होता है ना, बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के सारे डीएनए को निकाल दें तो वो क्या कर सकती है, यहाँ अर्थ से लेकर के सन तक का चक्कर 1000 टाइम्स लगा सकती है। इतना बड़ा एक पर्सन का सारा डीएनए निकाल दिया जाए तो। बट इतना बड़ा डीएनए है, तो हमारे एक छोटे से सेल की छोटे से डीएनए में सारे कैसे अट गए हैं, उसको कंडेंस कर दिया गया है, उसको एकदम पैक कर दिया जाता है। और वो पैक कैसे होते हैं, तो हिस्टोन की वजह से वो पैक होते हैं। हिस्टोन की वजह से हिस्टोन क्या करते हैं, इनको अपने अराउंड कॉइल करके रखते हैं।
जैसे ये होती है हिस्टोन प्रोटीन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज डीएनए जो है वो रैप्ड होता है, ठीक है। और डीएनए जब रैप होता है और ये इसी रैपिंग की वजह से डीएनए क्या है, कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे है, एक जगह पे रुका हुआ, मतलब एक जगह कंडेंस है, ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर ऐसा है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम होता है हिस्टोन प्लस डीएनए, ठीक है। तो एक हिस्टोन पे 146 पेयर ऑफ डीएनए का क्या होता है, अब पेयर क्या है, बेस पेयर, मतलब एडेनिन ग्वानिन ऐसे करके जो है वो 146 ऐसे बेस पेयर अटैच हो सकते हैं, रैप होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको कंडेंस करके रखते हैं। अब हिस्टोन जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को डबल हेलिकल फॉर्म में क्या करते हैं, अपने ऊपर रैप करके रखते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ये कहते हैं इसको डीएनए का बहुत सुपर कॉइल स्ट्रक्चर, क्योंकि डीएनए तो खुद ही कॉइल्ड है, पहले डीएनए क्या है, डबल हेलिकल है, खुद ही कॉइल है, उसके बाद ये सुपर कॉइल हो जाती है और उसके ऊपर क्या है, खुद ही लपेट और कॉइल होती चली जाती है। तो सुपर कॉइलिंग, डीएनए सुपर कॉइल फॉर्म में क्रोमैटिन पे रहता है। देन क्या होता है कि टाइटली जब हिस्टोन पैक होते हैं तो उससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि हमारा प्रोटीन आरएनए नहीं बनता है। जब आरएनए, देखिए एक स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको कि कैसा डीएनए काम करता है, तो डीएनए से क्या बनता है, दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, उससे बनता है आरएनए, आरएनए और उससे बनती है प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए बनने के लिए, डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डीएनए पे डिपेंड करती है अपने काम करने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज आगे इसलिए लगा है क्योंकि आरएनए का पॉलीमराइजेशन करती है, आरएनए की सिंथेसिस करती है, ठीक है। डीएनए पे डिपेंड करती है आरएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर रीजन पे जैसे ही बाइंड करती है, क्या करती है, इसका यहाँ से इसको खोल देती है और इसको बनाती है क्या, इससे बनाती है आरएनए। बट ये आरएनए तब नहीं बनेगा जब इसके ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उसको रैप करके रखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स पास पास रहेंगे तो डीएनए खुलेगा ही नहीं, डीएनए खुलेगा ही नहीं तो उस पर कहाँ से बाइंड होगी, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाती है, दस इसका प्रिवेंशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं रहेगी यानी आरएनए ही नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये ओवरऑल जो है कि ओवरऑल कंट्रोल जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये कंट्रोल कर लेता है हिस्टोन प्रोटीन। अब प्रोटीन को बनने ही नहीं देता है हिस्टोन पैक होने के वजह से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि प्रिवेंशन होता है, जीनोमिक लेवल पे सिंथेसिस नहीं होने देती है, ठीक है। डीएनए लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या कंट्रोल हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो उसको कंट्रोल करके रखती हैं। जैसे अगर हम एक मॉडल देखते हैं, इन केस देखिए ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर हमारे क्या होता है, जीनोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोम प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रोटीन, यहाँ क्या है, एक आरएनए है, ये क्या है, ये बनाएगा एक प्रोटीन जिसका काम क्या है, ये इंसुलिन की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन की सिंथेसिस कर रहा है। एक और प्रोटीन है जिसका काम क्या है कि किसी को कंसंट्रेशन को मैनेज करके रखना। यहाँ पे एक प्रोटीन है जो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर रही है। किसको कंट्रोल कर रही है, ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन का, मान लीजिए ऑक्सीजन से क्या एटीपी सिंथेसिस कर रही है, एटीपी का सिंथेसिस कर रही है। अब क्या हर टाइम हर प्रोटीन का बनना जरूरी है, हमारे सेल में जो डीएनए है वो क्या हर टाइम प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बनाते रहते हैं, नहीं, हर टाइम हर प्रोटीन नहीं बनती है, जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो प्रोटीन बनती है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। तो क्या हमारे बॉडी में हमेशा इंसुलिन बनती रहती है, नहीं, जब भी ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में हाई हो जाता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में, तब ये प्रोटीन बनती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो करती है बाय कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या होता है, ये होते हैं ग्लूकोज है। अब इस सेल में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही हाई होगा, इंसुलिन, ये वाली प्रोटीन क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे। अब ग्लूकोज जैसे ही हाई हुआ
तो सेल में बन गई टेंशन। अब सेल की जैसे ही टेंशन होती है तो ये जो आरएनए फैक्टर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, वो एक रिप्रेसर से, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इंसुलिन को एक्टिवेट करने वाला है, जो जाएगा इस पे बाइंड होगा और इंसुलिन को एक्टिव करने वाला है। ठीक है, इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ब्लू है, मतलब ये जाकर के किसको एक्टिव, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि क्या करेगा, इस प्रोटीन, इस आरएनए सेगमेंट पे जाकर के इसको क्या बनाएगा, इसकी प्रोटीन से सिंथेसाइज कराएगा। बट अगर ये प्रोटीन मतलब आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, फिर क्या होगा, इंसुलिन जैसे ही बनेगा ये क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा। अभी जैसे ही ग्लूकोज जैसे ही हाई होता है हमारे सेल में, ये आकर के इसको क्या कहेगा, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इससे अलग कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग कर देने की वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये रिप्रेसर को अलग अलग कर देगा। जैसे ही ये ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ये क्या करेगा, इन दोनों को अलग कर देगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद ये क्या करेगा, इंसुलिन की ये जाएगा और क्या करेगा, डीएनए को बोलेगा कि अब आरएनए बनाओ, और आरएनए से हमारी डिजायर्ड प्रोटीन यानी कि इंसुलिन बन जाएगी। और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड का लेवल, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कर लेगा और ग्लूकोज को स्टोर कर देगा लिवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिवर सेल्स के अंदर स्टोर कर देगा ले जाकर के इंसुलिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेल में हमेशा प्रोटीन नहीं बनती है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर ये रिप्रेसर से बाउंड है तब नहीं हो, जैसे हमारा एटीपी सिंथेसिस, अब हमारे सेल को उस समय रेस्ट कर रहा है तो उसको एटीपी की जरूरत नहीं है, बट अचानक से आपने क्या करना, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, तब तो आपकी बॉडी को बहुत सारी एटीपी चाहिए। तो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके क्या होगा, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, हमारी बॉडी में एटीपी क्या हो गई, लो हो गई। एटीपी जैसे ही लो होगी, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे जो ये रिप्रेसर बाइंड था, उस रिप्रेसर को अलग कर दिया जाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तुरंत आकर के इस पे बाइंड करेगा और एटीपी की सिंथेसाइज मतलब एटीपी सिंथेसिस करेगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं। अगर एक और केस में हम बात करते हैं कि सपोज कोई सेल है हमारी, जैसे ये क्या है, न्यूरॉन की सेल्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन की जो सेल्स होती हैं वो कैसे दिखती हैं, कुछ इस तरीके से दिखती हैं, इसमें माइलिन शीट्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या होता है, पीछे की ओर क्या होते हैं, डेंड्रॉन, ये क्या है, नर्व एंडिंग, और आगे होती हैं आपके यहाँ पे डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये अब ये है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस के अंदर होगा ये डीएनए, और यही हम कोई और सेल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारी है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं ये। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वही 46 न्यूक्लियस है जो मदर फादर से आया था हमारे, वही यहाँ पे भी उसी वही न्यूक्लियस है, वही जीनोम है, हर हमारे बॉडी के हर सेल में वही जीन्स होती हैं। बट कुछ क्या कर रही हैं, हार्ट पंप करने में काम करा रही हैं, वो अलग दिखती हैं। कुछ हमारे स्किन के बाहर, स्किन पे हैं, वो अलग काम कर रही हैं। कुछ ब्लड सेल्स बन गई हैं, कुछ आरबीसी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं। वही न्यूक्लियस होने के बावजूद इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे हो जाता है, इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर डीएनए जो है इसका, ये जो डीएनए है इसमें से वही सेगमेंट काम करने वाला है। ये क्या है, इतना बड़ा जो डीएनए था ना, ये पूरा का पूरा डीएनए जो है प्रोटीन नहीं बना रहा है, उसमें से पर्टिकुलर यही सेगमेंट जो है वो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन की वजह से इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है इस सेल से। इसमें कोई और डीएनए जो है उसका, इस वाले केस में इस डीएनए का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट एक्टिव है और ये वाला पार्ट एक्टिव नहीं है। जब ये वाला पार्ट जो है कि डिजायर्ड आरएनए और आरएनए से डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा तो हमारी सेल कुछ इस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो वही डीएनए के होने के बावजूद पर्टिकुलर सेगमेंट ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से वो एक्टिवेट होता है और आरएनए बनाता है, और पर्टिकुलर सेगमेंट ही प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन, हर सेल में अलग अलग प्रोटीन बनने की वजह से हर सेल का स्ट्रक्चर अलग दिखता है और हर सेल का फंक्शन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही हमको आपको समझाना था कि जैसे ये है ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर आकर के बाइंड हुआ हमारे रिसेप्टर से और सेल के अंदर ये क्या लेकर के आता है, रिस्पॉन्स, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है और वो क्या करता है, सेल को एक्टिवेट कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के हमारे डीएनए से बाइंड करते हैं अलोंग विथ राइबोसोम्स, ये क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे और आरएनए से हमारे डिजायर्ड प्रोटीन ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हम क्या जिंदगी भर ग्रो कर रहे हैं, बट अगर हमारी सेल को समझ में आ रहा है कि अभी इस सेल को ग्रोथ की जरूरत है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, रिप्रेसर से अलग हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिजायर्ड प्रोटीन की यानी कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एक जीन का कंट्रोल होता है, जीन का रेगुलेशन होता है, पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोटीन बनती है।
ठीक है, रेगुलेशन मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद हम आरएनए प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगला लेवल है हमारा, थर्ड लेवल है आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए की प्रोसेसिंग मतलब कि हम पर्टिकुलर सेगमेंट जो है हमारे डीएनए का, ये यूकैरियोट्स में ही होता है, इंट्रॉन और एक्सोनिक सीक्वेंस। देखिए ये है इंट्रॉन्स, ये है एक्सॉन्स। द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स जो होते हैं ये सेगमेंट अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ये सेगमेंट जो है अच्छे हैं, मतलब ये सेगमेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं है, ये किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं तो ये इनका यूज हमें नहीं है, इनको हटाना है। हमारी सेल क्यों इतनी मेहनत करे जब इनसे प्रोटीन जो है वो बनेगी ही नहीं, तो क्यों इसका हम ले जा करके कोशिश करते रहें कि बनाओ प्रोटीन, भाई इसका काम ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इन इंट्रॉन ये जो ब्लू कलर है उसको क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, डिलीट। अब ये लास्ट में प्रोटीन, ये देख रहे हैं इंट्रॉन्स गायब हो गए हैं, बस बचे क्या है, एक्सॉन्स। ये जो रेड कलर है वो क्या है, एक्सॉन्स। ये जो सेगमेंट है आरएनए का ये है एमआरएनए। दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। डीएनए, डीएनए से बन रहा है एमआरएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड अलग होने के बाद इससे क्या बनता है, इससे बनती है हमारी आरएनए। आरएनए, ये देखिए डीएनए से बन गया ये एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत एमआरएनए बना और होने लगती है प्रोटीन की सिंथेसिस, नहीं। कुछ इसमें क्या होता है, इसके पहले इसमें मिथाइलेशन, यानी कि यानी कि यहाँ जो कैप लगती है, क्या है, गुआनोसिन की यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे कैप लगती है। कैप लगने का मतलब क्या होता है कि कैपिंग प्रोसेस, यानी कि स्टार्टिंग में इसके कैप को हम ऐड करते हैं। कैप को ऐड करना 5 प्राइम एंड पे ऐड होता है। 5 प्राइम एंड पे होता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या होता है, एडिशन हो जाता है आपका 5 प्राइम कैप का, यानी क्या है, गुआनोसिन की कैपिंग यहाँ पे ऐड हो जाती है, मिथाइलेशन होता है। तो गुआनोसिन की जो यहाँ ग्रुप होती है उस पर ऐड होते हैं मिथाइल। मिथाइल्स जो हैं ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं ट्रांसलेशन फैक्टर को कि अब मुझे प्रोटीन बना दो। अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। इससे इस जो डीएनए एमआरएनए बन रहा था इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डीएनए आरएनए बनता है इससे प्रोटीन नहीं बन सकता है। पहले इसकी होती है कैपिंग 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे एडिशन होता है किसका, पॉली एडेनाइल टेल का। बहुत सारे मतलब 200 से लेकर के मतलब 200 एडेनाइल जो हैं ऐड हो जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड। देख रहे हैं एडेनाइल ऐसे क्या है, बहुत सारे ए जाके लास्ट में 3 प्राइम एंड पे ऐड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पॉली ए टेल या पॉली एडेनाइलेशन एट द 3 प्राइम एंड। तो इसे बोलते हैं टेलिंग। टेल है ना, ये एंड है इसलिए टेलिंग, और ये स्टार्टिंग है, ऊपर का पोर्शन है 5 प्राइम एंड, इसको बोलते हैं कैपिंग। देन क्या होता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में ये जो इंट्रॉनिक सीक्वेंस है वो चॉप करके, स्प्लाइस मतलब कट करना, ट्रिम करना। तो इस सेगमेंट को हमने कट करके निकाल दिया, इस सेगमेंट को हमने कट करके निकाल दिया, और निकालने के बाद ये सेगमेंट जहाँ से निकले ये रेड वाला पोर्शन को वापस जोड़ देंगे हम सारे को लाइगेज एंजाइम के थ्रू। और जैसे ही ये जुड़ते हैं आपका ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है, जो लास्ट में जो डीएनए बन रहा है, ये जो है वो है फंक्शनल। दिस सेगमेंट जो है लास्ट की वो है फंक्शनल, ये बनाएंगी प्रोटीन। ठीक है, तो 3 स्टेप होती है आरएनए प्रोसेसिंग में। आरएनए प्रोसेसिंग की 3 स्टेप क्या है, पहला होता है पॉली एडेनाइलेशन यानी कि पॉली ए की कैपिंग। उसके पहले होती है कैपिंग होती है फर्स्ट स्टेप, दूसरी होती है पॉली ए टेलिंग, और तीसरी होती है स्प्लाइसिंग। पहले कैप लगेगी, कैप कहाँ लगेगी, तो 5 प्राइम एंड पे लगेगी, किसकी, मिथाइल की कैप लगती है। और फिर ये बहुत ज़रूरी है कैपिंग, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन पॉलीएडेनाइजेशन यानी ए टेल लगती है लास्ट में 3 प्राइम एंड पे। बहुत सारे 200 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एडेनिल के ऐड हो जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड। देन होती है थर्ड स्टेप स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ देते हैं, बिकॉज इंट्रॉनिक सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। और ये जो इंट्रॉनिक सीक्वेंस हैं वो खाली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, यानी आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं हम आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। देन
ट्रांसलेशन फैक्टर, ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस। आरएनए से एमआरएनए हमारा बन गया था लास्ट स्टेप में, जो हमारा एमआरएनए बना उससे हम प्रोटीन भी तो बनाएंगे। तो अब प्रोटीन के लेवल पे हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्रोटीन जब बनेगी तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब भेजते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, प्रोटीन को ले जाया जाता है, मतलब जैसे प्रोटीन को सिंथेसिस होने के लिए ना एमआरएनए पे राइबोसोम्स बाइंड होते हैं, तो प्रोटीन के बनने के लिए उनको चाहिए होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमारे सेल में दो जगह पाए जाते हैं, या तो ये फ्रीली पाए जाएंगे, फ्रीली मौजूद होंगे एक सेल के अंदर, दिस इज अ सेल, न्यूक्लियस में एमआरएनए बना और न्यूक्लियोपोर से, पोर्स होते हैं, इससे बाहर आ गया। अब ये क्या होगा, इस पे राइबोसोम्स जो होंगे बाइंड करेंगे और इससे बनाएंगे हमारी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराएंगे। अब ये राइबोसोम्स फ्री भी हो सकते हैं, राइबोसोम्स फ्री भी हो सकते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं ऐसे, ठीक है। या फिर क्या होता है कि एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली RER, जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन पे नहीं होता है राइबोसोम, जिस पे होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे जाते हैं ये एमआरएनए और बाइंड हो जाते हैं। तो अब अप्रॉक्स 1/3 जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, 1/3 मतलब जो टोटल प्रोटीन बन रही है उसकी 1/3 प्रोटीन्स क्या होती हैं, आगे बाइंड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन प्रोटीन्स को भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी क्या होती है, इससे इन एमआरएनए को भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इन एमआरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। और इन एमआरएनए से जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस प्रोटीन के बनने के बाद क्या होता है, इनकी शॉर्टिंग की जाती है, इनको भेज दिया जाता है। कहाँ भेजते हैं, गोल्गी बॉडी में भेज देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज देते हैं इनको गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी से क्या किया जाता है, इसको अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के पास भेज दिया जाता है। अब हर सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन की जरूरत होती है ना, हर फंक्शन को काम करने के लिए, हर फंक्शन करने के लिए हर सेल ऑर्गेनल को एक प्रोटीन चाहिए होता है, वो प्रोटीन भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजते हैं गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी इसकी शॉर्टिंग कर देती है, मतलब चॉप कर देती है उसको, जहाँ जहाँ चाहिए, जो रीजन इंपॉर्टेंट है उसको रखती हैं, जो नहीं चाहिए उसको कट ऑफ कर देती हैं, फिर उसको डिजायर्ड ऑर्गेनल्स के पास भेज देती हैं। तो ये होता है, ऐसे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं। देन क्या है कि हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसलेशन बाय इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। अब प्रोटीन जो है, अब ये इतनी लंबी एमआरएनए बनी, एमआरएनए से हमको बस इतना सेगमेंट ही चाहिए प्रोटीन का, तो ये जो है इनिशिएशन फैक्टर जो है वो आके यहीं पे बाइंड करेंगे पर्टिकुलरली, तो इतने ही सेगमेंट से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी। यहाँ बाइंड करते तो ये पूरी ही प्रोटीन बन जाती है, ठीक है, ये पूरी अमाइनो एसिड की चेन बनाते हैं इससे। बट अगर यहाँ बाइंड हुए इनिशिएशन फैक्टर, तो यहाँ से प्रोटीन बनने स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोटीन दूसरा काम करेगी। अगर यहाँ आकर के बाइंड होते हैं तो यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी वो बड़ी बनेगी और उसका काम दूसरा होगा। तो इनिशिएशन फैक्टर भी प्रोटीन के कंट्रोल कर सकते हैं। देन ट्रांसलेशन रिप्रेशन इंक्लूडिंग माइक्रो एमआरएनए। मान लीजिए कोई प्रोटीन बन गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसी प्रोटीन बन गई जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है या डिजीज कॉज कर रही है, तो वो प्रोटीन को बनने के से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस मैंने अलग वीडियो में समझा रखी है, एक बार यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ। माइक्रो एमआरएनए जो होते हैं वो एमआरएनए के नाम से जाने जाते हैं। ये एमआरएनए क्या करते हैं, ये देखिए, ये बना, ये आपका हुआ डीएनए, डीएनए से बनती है आपकी प्रोटीन, दिस इज द डीएनए। डीएनए से आपका बनता है एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यही प्रोटीन को बनाते हैं। बट ये जो माइक्रो एमआरएनए है ना, वो आकर के इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, इसको डबल हेलिकल बना देंगे, इससे कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो कर देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगी, एमआरएनए डबल हेलिकल हो जाएंगी। डबल हेलिकल होने की वजह से ये डबल हो गई, अब तो ये बाइंड हो गई, अभी खुलेगी तब तो प्रोटीन बनेगा, एक सेगमेंट होता तब तो प्रोटीन बनता, बट ये डबल कर दिया, इसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करके। ये प्रोटीन हमको नहीं चाहिए थी, मान लीजिए यहाँ पे जो सेगमेंट था, यहाँ सेगमेंट था, जैसे क्या था, यहाँ थाइमीन तो होता नहीं है, तो थाइमीन की जगह होता है यूरासिल। एमआरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, यूरासिल, एडेनिन, ये होगा, फिर ग्वानिन, साइटोसिन। अब इसका ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी एमआरएनए शो करेगा, क्या करेगा, अब यूरासिल है तो एडेनिन, यहाँ क्या होगा, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। ये है आपका कौन सा सेगमेंट है, ये है माइक्रो
आरएनए ये आगे इससे बाइंड कर जाएगा और कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करेगा, डबल हेलिकल बना देगा, जिससे प्रोटीन नहीं बन पाएगी। प्रोटीन की क्या कर दिया हमने, रिप्रेस कर दिया प्रोटीन की सिंथेसिस को, प्रोटीन नहीं बनने दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रांसलेशन लेवल पे हम प्रोटीन को नहीं बनने देते, यानी एमआरएनए बनने के बाद हम प्रोटीन ही नहीं बनने दे रहे हैं, इस वजह से प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये फोर्थ स्टेप है, जैसे हम जहाँ पे हम प्रोटीन का क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उसको प्रोटीन को बनने से रोक लेते हैं। देन पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट, पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन ऐसा नहीं है प्रोटीन बनती है तुरंत रेडी हो जाती है काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन जब बनती है तो उसको फोल्ड होना पड़ता है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी से टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है वो एक्टिव हो जाती है। जब ये ऐसे प्राइमरी फॉर्म में होती है तब ये एक्टिव नहीं होती है, ऐसे बनती है ना, जब बनती है, जब ये ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनती है तो कुछ इस तरीके की बनती है। तो ये नहीं कि बन गई तो एक्टिव हो गई, ऐसा नहीं है, इसमें फोल्डिंग होती जाती है। फोल्डिंग होते होते तब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, तब इसमें क्या होता है, ये एक्टिव होती हैं। तो अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, देखिए, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग के असेंबली को हम रोक सकते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली, पॉसिबल पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज हो जाए, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो जाए, ये सब मतलब पहला पढ़ते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, यानी प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट्स आती हैं। ये जो है प्रोटीन फोल्डिंग में, ये मैंने अलग से समझाया है एक वीडियो में प्रोटीन फोल्डिंग, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि कैसे ये प्रोटीन फोल्डिंग होती है। ये बॉन्ड क्या है, देखिए ये एक सिंपल प्रोटीन का बॉन्ड है। अब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये ऐसे फोल्ड होती जाती है, और बॉन्ड बनते हैं और फोल्ड होती जाती है, ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। तब जाके ये प्रोटीन अपना काम करना शुरू करती हैं जब ये फोल्ड हो जाती हैं। इसके लिए इसके बीच में कई सारी बॉन्ड होती हैं, बनती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनती है, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, और क्या कई सारे बॉन्ड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड यहाँ बॉन्ड बनती हैं। हर अमाइनो एसिड्स के बीच में, अब अमाइनो एसिड को भी, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ने के लिए भी एक बॉन्ड चाहिए होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमाइनो एसिड है, मान लीजिए ये लाइसिन है, लाइसिन नाम की अमाइनो एसिड है, इसको दूसरे एस्पार्टेट से बाइंड करना है, तो यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, जिसको एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड को जोड़ने के काम आता है। हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये है आपका जो बीच में है ना, ये है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये ऐसे फोल्डिंग की वजह से ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती जाती है और क्या करती है, फंक्शनल होती है। अगर हम इस फोल्डिंग को ही ना होने दें तो हमारी प्रोटीन फंक्शनल ही नहीं होगी, काम ही नहीं करेगी। तो वहाँ पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि हम फोल्ड ही ना होने दें प्रोटीन को। अब प्रोटीन को फोल्ड होने से कैसे रोक सकते हैं, तो हम उसमें जो बॉन्ड बन रहा है उसको ब्रेक करा दे ले जा करके, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज करा दें। ये बॉन्ड्स क्या किया हमने, ऐसे एंजाइम भेज दिए जो ये बॉन्ड ही तोड़ दिए। तो बॉन्ड तोड़ देंगे तो हर अमाइनो एसिड अलग हो जाएगी, तो अमाइनो एसिड जब अलग हो जाएगी तो इसका फंक्शन दूसरा हो जाएगा। यहाँ 6 की थी, 6 में से 3 अलग कर दिया हमने, 3 अलग कर दिया। अब ये इकट्ठे जो काम कर रही थी वो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग काम करेगी। मान लीजिए इसका काम क्या था, जब एक साथ थी ये ऐसे थी, मतलब कि 6 एक साथ थी जब अमाइनो एसिड, तब इनका काम दूसरा था, ठीक है। लेकिन अब ये अलग अलग जब हो गई, 3 अलग हो गई और 3 अलग हो गई, तब इसका काम क्या हो जाएगा, तब इसका काम अलग हो जाएगा, तब ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। मान लीजिए इस केस में ये क्या कर रही थी, जब एक साथ थी पूरी, तब क्या कर रही थी, ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी या एटीपी प्रोडक्शन कर रही थी। बट जब ये अलग अलग हो गई ना, तब ये अलग अलग काम करेंगी, मतलब ये तब एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करेंगी, तब किसी और काम में ये इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए डाइजेशन करने लगेगी, इसका काम कुछ और हो जाएगा, किसी और चीज़ को रेगुलेट करना। तो इसकी प्रोटीन की साइज पे डिपेंड करता है, इसकी अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है कि ये प्रोटीन कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा, ये काम कैसा करेंगी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक करा सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को हमने यहाँ से ब्रेक करा दिया। देन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, अब हम किसी भी अमाइनो एसिड पे, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, इस अमाइनो एसिड पे हम कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है दूसरे वीडियो में जहाँ हमने पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट पढ़ाया था, वहाँ पे इसमें हम इस टॉपिक से हमने एक बार डील कर रखा है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स में मतलब क्या होता है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी फॉस्फेट का एडिशन, सल्फेट का एडिशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन, यानी कि ये जो आपकी अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे लाइसिन है,
तो लाइसीन से आके जुड़ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, या कि कोई और अमाइनो एसिड उस पर क्या जुड़ गया, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब इसका फंक्शन जो है वो दूसरा हो जाएगा। यहीं पे जो नॉर्मल प्रोटीन थी जिसमें कोई बॉन्डिंग नहीं थी उसका काम दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है वो इसको एक्टिव बना दे रहा है, या फिर फॉस्फेट ऐड होने से इसका काम जो है वो दूसरा हो जाता है। या कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड से कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है, फॉस्फेट ऐड हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो सकता है, सल्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, इससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है, उसका फंक्शन भी दूसरा हो जाता है। देन हम बात करते हैं कि इम्पोर्ट इनटू द ऑर्गेनल्स, ये जो प्रोटीन बनेगी उसको किस ऑर्गेनल में लेकर के जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो काम दूसरा करेंगे। हर ऑर्गेनल का काम अलग होता है। एक सेल में 12 ऑर्गेनल्स होती हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, और हर जो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, और उसके अंदर जो भी गोल्गी बॉडी है उसका काम अलग है, उसके लिए दूसरी प्रोटीन्स काम करेंगी, मतलब वो प्रोटीन दूसरा काम करेगी, वही प्रोटीन जो है हमारे दूसरे सेल में दूसरा काम करेगी। तो इस तरीके से हर सेल में वही प्रोटीन, किडनी में वही प्रोटीन क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, वही प्रोटीन हमारे हार्ट में प्रेजेंट है तो ब्लड पंप करने का काम कर रही है। इस तरीके से क्या होता है कि हर प्रोटीन को अलग अलग ऑर्गेनल में भेज करके हम उस प्रोटीन से दूसरा काम करा सकते हैं। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।